तो मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हूँ VBU सेमेस्टर 3 कोर्स 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का जिसका आज एग्जाम है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग दूसरा यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सेमेस्टर 3 का है पॉलिटिकल साइंस कोर्स 6 का। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, आप लोग उसको जाकर के देख लो। प्लेटो के बारे में, एक न्याय सिद्धांत और एक शिक्षा सिद्धांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि अरस्तु के क्रांति संबंधित विचारों की विवेचना करो। ठीक है, अरस्तु का जो क्रांति संबंधित विचार है ना, उसको विवेचना करना है। तो देखो हम लोगों ने आंसर की ओर बढ़ गए। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि अरस्तु क्या है और इसने क्रांति संबंधित विचार की विवेचना क्या की। उसके बाद आपको आगे बहुत आसान से समझ जाएगा। तो अरस्तु एक व्यक्ति था। ठीक है, अरस्तु क्या था? एक व्यक्ति था, मतलब पहले के ही व्यक्ति था, मतलब बहुत पहले के। तो जब जो बहुत पहले के लोग कुछ करते थे ना, जब बहुत पहले के लोग कुछ करते थे, जैसे मान लो कि पहले के व्यक्ति ने कुछ न्याय दिया, कुछ मतलब कानून बनाया, तो वो हो जाता था विचारक। मतलब पहले के व्यक्ति कुछ भी कोई अगर बोल देता था ना, ठीक है, तो वो विचारक हो जाता था। तो इसी प्रकार से अरस्तु था, इसने क्रांति के बारे में कुछ अपना विचार दिया, अपना ज्ञान दिया, अपना बुद्धि दिया लोगों को। तो उसके बारे में ही चर्चा करना है। तो अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत क्या था? तो सिंपल सा बात है। देखो, उसने क्रांति को ये नहीं माना, क्रांति मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा। सिंपल से इसने कहा अगर हम कोई भी चीज़ को चेंजिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ क्रांति हो रहा है बस। अगर हम अपने कोई रूल्स को चेंज कर रहे हैं तो वो क्रांति है। ठीक है, तो आगे आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है, अरस्तु के लिए क्रांति का अर्थ क्या है? तो हिंसक क्रांति या सशस्त्र खूनी क्रांति से नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे क्रांति का मतलब होता है जिसमें खून किया जाता है, हिंसा किया जाता है, या तो बड़ा विद्रोह किया जाता है, वैसा क्रांति नहीं था। बल्कि इसका क्या था, एक देखो यहाँ पे आपको जितना मैं समझा रहा हूँ बस उतना ही समझना। ठीक है, मतलब क्या था कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ ये नहीं था कि क्रांति बहुत बड़े में मतलब बहुत बड़े लेवल पर हो। ठीक है, या तो उसमें खून खराबा हो या बहुत बड़ा विद्रोह हो। नहीं, प्लेटो ये जो था ना, प्लेटो सॉरी अरस्तु, इसका अर्थ ऐसा नहीं था क्रांति का, बल्कि इसका अर्थ कैसा था? तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ था समाज में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन। समझ रहे हैं ना, छोटा बड़ा परिवर्तन। कि अगर हम समाज में छोटा से बड़ा भी परिवर्तन कर रहे हैं ना, छोटा बड़ा भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारा क्रांति है। मतलब इसका क्रांति मतलब ये नहीं था कि हम बड़े बड़े लड़ाई लड़ेंगे, बड़े बड़े खून खेलेंगे दूसरे के साथ, तो नहीं। इनका कहना था कि अगर हम समाज में कुछ परिवर्तन भी कर रहे हैं ना, समाज में कोई नियम कानून का चेंजिंग भी कर रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या है? क्रांति है। इसका यही कहना था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यदि यह परिवर्तन पूर्ण होता है तो यह पूर्ण क्रांति है, और यदि यह आंशिक होता है तो यह आंशिक क्रांति है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ में मात्र ये लिखना है कि अरस्तु का क्रांति का अर्थ है एक बड़ा सा विद्रोह क्रांति और खून खराबा क्रांति नहीं, बल्कि इनके क्रांति का अर्थ है कि समाज में अगर छोटा से छोटा भी परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो वो इसको क्रांति मानता है। ठीक है, ना कि बड़े बड़े विद्रोह को लड़ाई होगा तभी इसको क्रांति मानता है। ये छोटे छोटे समाज में जो परिवर्तन होता है, नियम कानून बनता है, उसी को ये क्या मानते हैं? यानी कि क्या मानते हैं? तो हमारे क्रांति मानते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अरस्तु के अनुसार क्रांति का उद्देश्य क्या है। आखिर अरस्तु ने क्रांति का सिद्धांत तो दिया होगा। ठीक है, क्रांति के बारे में उसने जब अपने के टाइम में अरस्तु ने क्रांति के बारे में कुछ कहा होगा, तो उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उद्देश्य क्या है? हमारा जॉब लेना। वैसे उन लोग जब वो अरस्तु ने क्रांति में क्यों फंसा, क्रांति के बारे में डिफिनेशन वगैरह क्यों दिया, क्रांति के बारे में उसके मन में विचार आया तो क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि पहला नीचे देखो, यह पहले से स्थापित शासन व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य होती है। देखो, पहला उद्देश्य यह है कि क्रांति को इसलिए लाया गया ताकि ये जो पहले से स्थापित शासन व्यवस्था में उसे परिवर्तन किया जा सके। क्या एक ही शासक बार बार रहेगा? शासन मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमारे देश में शासन करता है, तो क्या एक ही बार जो पहले शासन व्यवस्था है, जो पहले नियम कानून बनाया गया, क्या वही नियम कानून रहेगा? बार बार नहीं। तो शासन व्यवस्था मतलब होता है जो हम समाज को चलाने का जो नियम कानून रहता है ना, उसी को बोलते हैं शासन व्यवस्था। तो उसको चेंजिंग करने के लिए क्या लाया गया? क्रांति, ताकि समाज में चेंजिंग हो। दूसरा, कभी कभी क्रांति का उद्देश्य शासन करने वाले सत्ताधारी व्यक्तियों में परिवर्तन होता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, क्रांति का उद्देश्य यह होता है ना कि शासन जो करने वाले लोग हैं ना, यानी जो हमारे देश समाज में शासन कर रहा है, उस व्यक्तियों का परिवर्तन किया जाए, उसका सत्ता मतलब उसका सीट को परिवर्तन किया जाए। ठीक है, तो पहला रीजन आप लोगों ने क्या देखा? पहला रीजन ये देखा कि समाज में परिवर्तन के लिए हमारा किसका जरूरत पड़ता है? क्रांति का। दूसरा किसका? जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता होते हैं,
ठीक है, उसके जो सत्ता होता है ना, उसका सीट उसको चेंजिंग करने के लिए क्रांति का जरूरत पड़ता है। तीसरा, कभी कभी क्रांति करने वाले राज्यों के कुछ पदों में परिवर्तन करना चाहते हैं। कभी कभी कैसे क्या होता है, जो क्रांति करने वाले राज्य होते हैं ना, राज्य मतलब देश, वो कुछ पदों में, कुछ पद मतलब कुछ पद में, ऐसा नहीं कि हर जगह, कहीं कुछ जगह, कुछ संस्था में, कुछ छोटे संस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्रांति का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। ठीक है ना। बाकी चलते हैं अरस्तु के अनुसार क्रांति का प्रकार। अरस्तु के अनुसार क्रांति का कितना प्रकार है, तो अरस्तु के अनुसार क्रांतियों का निम्न 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न 5 प्रकार की दिया गया, जो कि आपको निम्न 5 प्रकार के नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से हो गया, आपको लिखना है अरस्तु के अनुसार क्रांतियाँ इस प्रकार है। डायरेक्ट 5 नहीं लिखना है, ना 6 लिखना है, डायरेक्ट लिखना है आपको अरस्तु के अनुसार क्रांति इस प्रकार है। पहला, आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। आंशिक और पूर्ण क्रांति, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक आंशिक क्रांति होता है और एक पूर्ण क्रांति होता है। अभी दोनों क्या है, जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए ना, तब उसे पूर्ण क्रांति कहते हैं। ठीक है, जब पूरा संविधान को ही बदल दिया जाएगा तो वो कौन सा क्रांति होगा, पूर्ण क्रांति। लेकिन जब उसका कोई एक छोटा सा पार्ट, कोई छोटा सा भाग बदला जाएगा तो उसे हम लोग आंशिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, जब उसे एक छोटा सा पार्ट से बदला जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, आंशिक क्रांति बोलेंगे। दूसरा, रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति। देखो, जब संविधान का परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण व खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे। लेकिन जब संविधान शासन का परिवर्तन बिना रक्तपूर्ण का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रक्तहीन क्रांति कहेंगे। जैसे देखो, रक्तपूर्ण क्रांति का मतलब हो गया हमारा ऐसा क्रांति जिसमें से ऐसा क्रांति हो जिसमें से बहुत बड़ा विद्रोह हो, जिसमें खून खराबा हो, तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे। लेकिन जहाँ खून वगैरह का ना हो, छोटा क्रांति हो, खून खराबा ना हो, उसे हम रक्तहीन क्रांति कहेंगे। ठीक है। तीसरा, व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी व्यक्ति के लिए होता है, जब किसी व्यक्ति के लिए होता है तो उसको व्यक्तिगत पर क्रांति बोलते हैं। ठीक है, और जो गैर व्यक्तिगत के लिए होता है उसे हम गैर व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। जो परिवर्तन व्यक्ति के लिए होता है उसे व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं, और जो परिवर्तन किसके लिए होता है, गैर व्यक्तिगत के लिए होता है, उसे गैर व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। चौथा, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। देखो, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या अधिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं अथवा धनी। जो देखो, अब क्या यहाँ पे वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति का मतलब ये, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, उसके प्रति जो लड़ाई लड़ा जाता है उसे वर्ग विशेष की विरुद्ध क्रांति कहते हैं। अब देखते हैं अरस्तु के अनुसार क्रांति का विशेष कारण, कि आखिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया कि अरस्तु के अनुसार जो है क्रांति के विशेष कारण क्या रहा होगा। ठीक है, आखिर कैसे हमारा क्रांति हो जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है ना। आखिर जैसे मैंने क्या बोला कि हम लोग पढ़ते हैं तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, जॉब करना। वैसे ही ठीक है, अब अगर ये पूछें कि उसका कारण क्या है ना, अगर मैं ये पूछूं कि अब जॉब करने का कारण क्या है, तो देखो, जॉब करने का बहुत सारा कारण है। अगर जॉब नहीं करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगा। तो पहला जॉब करने का कारण क्या है, पैसों की कमी, भूख की कमी, शौक मिटाना, तो ये सब कारण है। तो यहीं पर बोल रहा है कि जो क्रांति के विशेष कारण बताना आपको। ठीक है, जो क्रांति है ना उसका विशेष कारण क्या है, तो इसका निम्नलिखित कारण है। पहला, असमानता का आधार। अरस्तु ने क्रांति का मूल कारण यह बताया कि असमानता का आधार, क्योंकि असमानता है, कहीं समानता फैला नहीं है। अगर लोगों में असमानता रहेगा, असमानता मतलब क्या, बराबर नहीं, और जब बराबरी नहीं रहेगा तो क्रांति तो होगा ही होगा, 19-20 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रांति हो जाता है। ठीक है, मतलब क्रांति मतलब समझ रहे ना, जब लोगों में समानता नहीं रहेगा, असमानता रहेगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पे समानता किया जाए, तो उसमें रूल्स में चेंजिंग होगा, और जब रूल्स में चेंजिंग होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्रांति कहलाएगा। वैसे तो ये कोई क्रांति नहीं होता है कि हम कोई नियम कानून को चेंज करेंगे तो क्रांति होगा। ठीक है, बट इसका ऐसा प्लेटो का कहना था। दूसरा है, सॉरी प्लेटो का नहीं बल्कि अरस्तु का। ठीक है, दूसरा, शासकों का स्वार्थी होना। देखो, इसका दूसरा रीजन इसने बताया कि जब शासक का स्वार्थ हो जाता है ना, आप लोग नीचे पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग कम है। तो दूसरा देखो, शासकों का स्वार्थी होना। जब शासक मतलब समझ रहे ना, जैसे हमारा नेता होता है, ये जो हमारे देश में शासन करता है, जब वो स्वार्थ बन जाता है ना, कामों को नहीं करता है ना, अंधा हो जाता है ना, तब कहीं ना कहीं हमारा वहाँ पर क्रांति करना पड़ता है और वहाँ क्रांति का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या है, घृणा का भावना। जब घृणा की भावना का क्रांति के कारणों का मुख्य स्थान होता है। ठीक है, जब घृणा पैदा हो जाता है ना, जब लोगों में घृणा पैदा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो लोग दूरी बना लेते हैं, तो यहाँ भी क्रांति का क्या होता है, क्रांति उत्पन्न होता है।
अब चौथा देखिए, मान अपमान। जब मान और अपमान होता है ना, तो तब भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रांति को देखने को मिलता है, मान और अपमान के कारण। पांचवा, भय। जब भय रहता है, देखो क्रांति का एक मुख्य कारण क्या है, भय भी होता है। अरस्तु के अनुसार भय भी 2 प्रकार के व्यक्तियों का विद्रोह के लिए प्रेरित करता है। जैसे देखो, जब कुछ लोगों को भय हो जाता है ना, डर हो जाता है ना, तो भी कहीं ना कहीं क्रांति उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग को डर बन जाता है कि वो हमें मार देगा, तो हम भी कहीं ना कहीं तलवार ये वो निकाल के रखते हैं, हम भी ज़्यादा से लोगों को बुला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रांतियाँ और बढ़ने का संभावना है। तो जो लोग डरते हैं वहाँ भी क्रांति बढ़ता है, और जो लोग ताकतवर होते हैं वहाँ भी क्रांति बढ़ता है। छठा, पारिवारिक विवाद। देखो हम यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि यहाँ मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया इसके लिए, क्योंकि आपको खुद से एक्सप्लेन करना, ठीक है। हम छठा नंबर में बस आपको हेडिंग लिख दिए, पारिवारिक विवाद। जब परिवार में विवाद होता है ना, तो भी कहीं ना कहीं क्रांति देखने को मिलता है, ठीक है। सातवां, आर्थिक असमानता। आर्थिक मतलब होता है पैसों, और असमानता मतलब होता है बराबर नहीं। जब पैसों की बराबरी नहीं होती है ना, यानी आर्थिक असमानता होती है ना समाज में, यानी कि किसी वर्ग के पास ज़्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि क्रांति, ठीक है। आठवां, शक्ति। जब क्या होता है, बड़े लोगों के पास ज़्यादा शक्ति और गरीब लोगों के पास कम शक्ति है, तो इस वजह से भी क्रांति देखने को मिलता है। 9, विदेशियों के आगमन की खुली छूट। अब क्या होता है, जब हमें यहाँ पे कोई भी प्लेटो का, अरस्तु का कहना था कि जब विदेशी जो होते हैं, विदेश मतलब क्या, जो हमारे देश से बाहर के हैं, वो अगर हमारे देश में आते हैं और उसको खुली छूट दे दिया जाए कि जब मर्जी आ सकते हो, जब मर्जी जा सकते हो, तब भी कहीं ना कहीं हमें क्रांति देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का ये अरस्तु का जो क्रांति सिद्धांत था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करके आप लंबा कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।